सोचो, एक ऐसा जंगल जो इतना घना हो कि सूरज की रोशनी भी उसकी गहराइयों तक ना पहुंच पाए। नैनीताल के पास कहीं छुपा हुआ है एक ऐसा ही झरना, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि देखने वालों की सांसें ही थम जाएं। लेकिन ये जगह उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है कि लोगों को जाने की हिम्मत तक वहाँ पे नहीं होती। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो डर, साहस और दोस्ती से भरी हुई है। मेरा नाम है आमिर और मेरे 4 दोस्त साकिब, अरशद, नवेद और मतीन। इन चारों के साथ मैंने उस जंगल में एक रात गुजारी, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। और हमारे साथ हमारा वफ़ादार डॉग टफ़ी भी था, जिसने उस रात हमें बचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये कहानी है हमारी हिम्मत, डर और उस प्रेत आत्मा के बारे में, जिसका सामना हम सब दोस्तों ने किया। तो दोस्तों, ये कहानी मेरे ख़ुद के साथ घटी है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। इसी जून के महीने में 2025 में हम लोग ने एक प्लान बनाया था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ इस जगह पे गया हूँ और एक बहुत ही हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जो हम लोग ने किया, वो आज इस कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री सुनना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है हॉरर टेल्स विद आमिर। तो चलिए, कहानी अब शुरू होती है। बात अभी कुछ दिन पहले की ही है। हम 6 दोस्त, जो कि हमेशा एक कानपुर में ढाबा है कश्मीरी चाय करके, वहाँ हम अक्सर शाम में बैठा करते हैं और चाय पीते हैं और इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। तो तभी हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोग का एक दोस्त, जिसका नाम है साकिब, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके वहाँ पे आता है और कहता है, यार दोस्तों, मैंने वो झरना ढूंढ लिया जो अब तक हम लोग काफ़ी दिन से, एक झरना था जो कि नैनीताल में एक एरिया लगता है दूनी खाल, उसमें वो झरना कहीं जंगलों के बीच में है और बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। और हिडन वाटरफॉल करके उसका नाम भी है। गूगल की लोकेशन पे भी आपको एग्जैक्ट तरीके से वो लोकेशन नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं साकिब ने वो लोकेशन ढूंढ ली थी और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वो हम लोग के पास आया और बोलने लगा, यार दोस्तों, मैंने ढूंढ ली है वो लोकेशन, और क्यों ना अब हम लोग उस लोकेशन को एक्सप्लोर करें चल के। ये बात सुनने के बाद अरशद, जो बहुत सोच समझ के ही बोलता है, वो कहता है, यार साकिब, तू पागल हो गया क्या? एक जंगल में रात गुजारने की बात, क्या ये सेफ़ होगा? पर कहीं न कहीं उसका ये कहना हम लोगों के अंदर और एक्साइटमेंट पैदा कर देता है और हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और जैसे दोस्तों में होता नहीं है कि आप ऐसी जगह जाके दिखाओ और डर, मतलब कोई जंगल में जाके रुक के दिखाओ, तो इस तरीके की एक अंदर वो आ गया था कि अब हमको ये करना ही करना है। तो इसके लिए फिर अब हम लोग ने तैयारी स्टार्ट कर दी। मतीन, जो कि एक टेक्नोलॉजी गुरु है, वो उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और सर्वाइवल टिप्स और सारी चीज़ें वो सर्च करने लगा। नवेद, जो कि बहुत ही निडर है और उसको डर बिल्कुल भी नहीं लगता, तो उसने कहा कि ठीक है, चलो लेट्स गो, चलो देखते हैं जंगल हम लोग को डरा पाता है कि नहीं। इस तरीके की सारी चीज़ें थीं। मैं कहीं ना कहीं प्लानर हूँ, तो मैंने सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया, फर्स्ट एड किट, कैंपिंग और सारी खाने पीने की सारी चीज़ें, जो भी ज़रूरत का सारा सामान था, हमने इकट्ठा किया और फिर अपना बैग पैक किया। अगले दिन हम निकल गए नैनीताल के लिए। अब नैनीताल जाने में हमने जिस रात सफ़र स्टार्ट किया, करीब रात के 11 बजे, हमको मुश्किल से मुश्किल 8-9 बजे हम नैनीताल पहुंच गए थे। अब नैनीताल पहुंचने के बाद हमने थोड़ा बहुत वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट लिया और थोड़ा टहले घूमे। कार अपनी हमने लगा दी थी वहीं पार्किंग में, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से हमको सही से पार्किंग नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पुराने, क्योंकि हमारे ताल्लुकात होते हैं, बहुत ज़्यादा हम नैनीताल जाते रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग ने कहीं ना कहीं अपना एडजस्टमेंट करके कार को लगा दिया। अब इसके बाद हुआ ये कि हम 3-4-5 घंटा हमने खूब अच्छे से नैनीताल एक्सप्लोर किया, इधर उधर टहले, घूमे, खाया पिया। उसके बाद जब बज गया 2, तो हमने अपना बैग पैक किया और फिर कार लेके निकले दूनी खाल गांव की तलाश में। और ये ऊपर वाले की मर्ज़ी थी या मुझे नहीं समझ में आता कि हम वहाँ कैसे पहुँच गए, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी भी आ गई थी कि हम लोगों को मतलब वो रास्ता नहीं मिल रहा था। एक बहुत लंबा जाम था जिसमें हम फंस गए थे वहाँ जाने के चक्कर में। लेकिन जैसे ऊपर वाले ने एक इशारा दिया कि उस तरफ से जाना है, और हमने वो रास्ता देखा उस जाम से आगे बढ़ के, और उस तरफ हमने अपनी गाड़ी उतार दी, ये सोचते हुए कि कुछ ना कुछ, मतलब जाम में फंसे रहने से तो अच्छा है कि कहीं ना कहीं गाड़ी चलती रहे और लोगों से पूछते पाछते हम वहाँ पर पहुँच जाएं। अब सीन ये क्रिएट हो गया था कि हमारी गाड़ी का फ्यूल भी बिल्कुल एंड पे था। हम भूल गए थे कि हमें फ्यूल फिलअप भी करना है। लेकिन फिर जैसे तैसे एक जगह आती है जहाँ हम लोग पहुँचते हैं। वहाँ एक इंसान हमको मिलता है, तो वो हमसे बोलता है कि आप दूनी खाल जाना चाहते हैं, तो आप जो गूगल मैप पे हमने जो डाला हुआ था अपना नक्शा,
उसमें तो वो ऐसा था कि वो 37 किलोमीटर दूर से हमको लेके जा रहा था। लेकिन उस बंदे ने बताया कि ये आपका दूनी खाल यहाँ से बस 1.5-2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो ये सुन के हमको जैसे एक शक हो रहा था उसकी बात पे, हमें लग रहा था कि यार उसको पता ही नहीं है कि हम लोग को जाना कहाँ है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा श्योर था, और उसके इतना ज़्यादा श्योर होने पर हमने यकीन कर लिया और अपनी गाड़ी बढ़ा दी उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे उसने हमें जाने के लिए बोला था। और जैसे एक मिरेकल हुआ और हम सीधे उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे पहुंच गए जहां से उस जंगल की, उस फॉरेस्ट ट्रैक की स्टार्टिंग होनी थी। वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाई, जस्ट बगल में एक पंचर की दुकान थी, वहाँ हमने अपनी गाड़ी का जो स्टेपनी पंचर थी वो भी बनवा ली, प्लस जो फ्यूल का वो मामला था, वहाँ एक लड़का था उसने हमें वो फ्यूल भी ला के दिया और हमारी गाड़ी में फ्यूल भी डल गया। बगल में एक छोटी सी गुमटी थी चाय की, हम बात करने लगे तो वहाँ एक अंकल थे। तो उन्होंने कहा कि जब हमने उनको बताया कि हम अंदर जंगल में ट्रैक करने जा रहे हैं, तो वो हम लोग को देखने लगे और थोड़ा सा चौंक गए, जैसे वो कुछ सोच रहे हों। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल घना है और अंदर काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड्स हैं और स्लॉथ बेयर भी हैं, इस तरीके से बहुत सारे जंगली जानवर हैं, जहरीले सांप हैं, तो वहाँ पे कैंपिंग करना सेफ़ नहीं रहेगा, और वो भी रात की कैंपिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। पर हमने जैसे-तैसे अंकल को अपनी बातों में, वो क्योंकि हमको वो करना था, अब वो हम लोग के लिए एक चैलेंज था, तो हम उनकी बातों को सुन ज़रूर रहे थे, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम उनको कहीं न कहीं समझा ले जाएँ और उनकी बातों को नज़रअंदाज़ कर दें। और हुआ भी यही, हमने कैसे न कैसे करके अंकल को एक एग्री कर लिया कि जैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूरी तैयारी है, हम पूरी तैयारी से आए हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, और हम निकल गए जंगल की तरफ। अब वो जंगल का जो ट्रैक था वो कम से कम 3 किलोमीटर्स का था। स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर तो जैसे-तैसे आसानी से कट गया। हमने अपने चाकू से सब जो झाड़ी, और रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो था, बहुत बहुत पतला था, तो उन झाड़ियों को काटते हुए हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले गए। हम मज़ाक कर रहे थे कि अगर तेंदुआ आया तो सबसे पहले कौन भागेगा? अगर साँप दिख गया तो उसको सबसे पहले कौन हटाएगा रास्ते से? इस तरीके के मज़ाक कर रहे थे। टफ़ी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो अपनी पूँछ हिला रहा था और भाग रहा था हम लोग से आगे भाग रहा था वो। और कभी पहाड़ों से वो नीचे उतर रहा था, कभी ऊपर चढ़ रहा था, इस तरीके से बहुत ज़्यादा वो जैसे खुश हो गया था उस जंगल को देख के, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग जंगल में आगे बढ़ते गए, जंगल पूरा बदल सा गया। पेड़ एकदम आस-पास आ गए, यहाँ तक कि इतना घना हो गया था वो जंगल कि सूरज की रोशनी भी अब नीचे सही से नहीं आ रही थी, और एक अलग सी ही ठंडक, एक अलग सा ठंड का एहसास जो हम लोग को हो रहा था, और हर कदम पे जैसे लग रहा था मौसम और ठंड बढ़ती चली जा रही है। जंगल की वो आवाज़ें, झींगुर की वो जो आवाज़ें होती हैं और पत्तों की सरसराहट, ये सब मिल के एक अजीब सा साउंड क्रिएट कर रही थी जो बहुत ज़्यादा डरा देने वाला था। और जैसे जो जीपीएस था वो भी काम नहीं कर रहा था, और नेटवर्क तो बिल्कुल था ही नहीं। अब हम अपने अंदाज़े से ही आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमें वो वाटरफॉल ढूँढना था जिसके लिए हम कानपुर से नैनीताल तक आ गए थे। और उस वाटरफॉल को ढूँढने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, बहुत पतले-पतले रास्तों पे चलना पड़ा, और जंगली जानवरों के ख़तरे के बीच में हम आगे बढ़ते चले गए, और एक जगह जाके हमें धीरे-धीरे उस झरने की गिरने की आवाज़ आने लगी। अब ये सुन के हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, और हमने सोचा कि आखिरकार अब वो वक्त दूर नहीं है जब हम उस झरने को अपनी आँखों से देखेंगे, क्योंकि वो झरना इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि उसको देखने के बाद इंसान बिल्कुल जैसे कहीं खो जाए। और उस आवाज़ का पीछा करते-करते फाइनली हम उस झरने के पास पहुँच गए। वो झरना एक तालाब सी जगह, एक जगह पे गिर रहा था जहाँ एक तालाब जैसा बन गया था, और पानी इतना ज़्यादा साफ़ था कि सूरज की हल्की-हल्की जो रोशनी बची थी वो उस झरने पे पड़ रही थी, और वो एक अलग सी ही खूबसूरती और एक चमक फैला रही थी पूरे एरिया में। वहाँ हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, और फिर डिसाइड किया कि हम इसी झरने के आसपास कहीं पे फ्लैट जगह देख के वहाँ पे टेंट लगाएंगे, और ऐसा हमने किया भी। हमने अपना टेंट जल्दी से जल्दी वहाँ पे सेटअप किया, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हमने जल्दी अपना टेंट सेटअप किया। कैंप लगाने के बाद, सारा मामला रखने के बाद, फिर हमने अपने टेंट के बाहर छोटी सी आग जला ली, और रात के लिए हम तैयार हो गए, ये जाने बगैर कि आगे हमारे साथ इस रात में होने क्या वाला है। रात जैसे-जैसे गहरी होती गई, ठंड और ज़्यादा बढ़ने लग गई, और जंगल की आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ होने लग गई। जो आम तौर पर शांत रहता है, पर उस रात पता नहीं ऐसा क्या था, जो अजीब सी आवाज़ें उस जंगल में हमको फ़ील हो रही थी। टफ़ी जो आम तौर पर शांत रहता है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया।
वो बार बार टेंट के बाहर की तरफ देख रहा था, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। अरशद ने कहा, दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है, टफ़ी को देखो यार, वो तो बिल्कुल डरा हुआ सा लगता है। हमने उसकी बात टाल दी, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि हमें इन सब बातों का ज़्यादा असर नहीं लग रहा था। हमें बस ये लग रहा था कि हमने वो चीज़ कर दी जिसके लिए लोग सोचते हैं करने को और उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो मतलब हम लोग का जो एक्साइटमेंट लेवल था वो एक नेक्स्ट लेवल पे था। तो अरशद की बातों पे उतना ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। मतीन जो हमेशा लॉजिक की बात करता है, उसने अरशद से कहा कि यार ये सिर्फ हवा की और पत्तों की आवाज़ें हैं जिसकी वजह से टफ़ी डर रहा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कहते कहते वो खुद भी बार बार इधर उधर देख रहा था। रात के 12 बजे जब हम टेंट के पास बैठ के खाना खा रहे थे तो अचानक से टफ़ी गुर्राने लगा और एक तरफ देख के बहुत अजीब तरीके से वो गुर्रा रहा था। क्या है टफ़ी? मैंने उससे पूछा और अपनी टॉर्च की रोशनी जंगल में मारी उस साइड पे जहाँ पे टफ़ी बार बार घूर रहा था और देख के गुर्रा रहा था। लेकिन वहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखा। पर अचानक से एक टहनी टूट के गिरी, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, जैसे कोई जानबूझकर हमको डराना चाहता हो। नवेद, श्योरली ये कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हुए नवेद की आवाज़ में एक थरथराहट थी और अचानक से एक और टहनी टूटी, और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा करीब। टफ़ी बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा उस वक्त। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो भौंके जा रहा था और इस वजह से मेरा दिल बिल्कुल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुका था। तभी साकिब ने अचानक से फुसफुसाया, वो देखो। अब उसका ऐसा कहने पर हम सब उस तरफ देखने लगे, उस डायरेक्शन में देखने लगे और हम लोग को ऐसा लगा जैसे कुछ पेड़ों के बीच में हिला हो, जैसे कोई साया इधर से उधर चल के गया हो। मैंने पूछा, यार क्या था वो? ये क्या चीज़ है जो ऐसे चल रही है जंगल में? लेकिन जब हमने टॉर्च मारी तो वहाँ जंगल में कुछ भी नहीं दिखाई दिया हम लोगों को। अरशद ने साकिब से कहा, साकिब यार तू ज़्यादा ही डर रहा है और हम लोग को डरा भी रहा है। और ऐसा कहते कहते अरशद ने चाकू जो था वो अपने हाथ में बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। फिर हमने ये फ़ैसला किया कि यार अब हम लोग को टेंट के अंदर चले जाना चाहिए, ऐसे बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। और हम सब टेंट के अंदर चले गए। हमने टेंट बंद कर लिया लेकिन जो मॉस्किटो नेट होती है वो ही बंद करी थी। बाकी जो अपर पार्ट होता है टेंट का फ्लैप, उसको हमने खोल के रखा हुआ था ताकि बाहर का भी हमको सब दिखता रहे। और टफ़ी वहीं पे हमारे टेंट के ही पास बिल्कुल वहीं पे जाके लेट गया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और जैसे अलर्ट सा था और बार बार अपनी गर्दन मोड़ मोड़ के कहीं ना कहीं इधर उधर जंगलों में देख रहा था। अब टेंट के अंदर हमने मजाक करके थोड़ा माहौल को हल्का करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं सब अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। टफ़ी जो कि टेंट के जस्ट बाहर ही लेटा हुआ था वो हल्का हल्का गुर्रा रहा था और अचानक से हवा इतनी ठंडी हो गई कि हमें ठंड लगने लगी। अमूमन जून के मौसम में इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं जितनी उस वक्त वहाँ पे हो गई थी। हमारे मुंह से फॉग निकल रहा था जो अमूमन सर्दियों के वक्त पे होता है, वो चीज़ ऐसे वक्त पे हो रही थी जो होना पॉसिबल था ही नहीं। मतीन ने पूछा, यार ये क्या हो रहा है? ये कैसी बात है कि मतलब जून के मौसम में हमारे मुंह से फॉग जैसा निकल रहा है ठंड में? तभी मतीन ने अपना फ़ोन निकाला और चेक करने के लिए जब उसने उसको ऑन किया, जो कि फुल चार्ज था, उसका फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ और धीरे धीरे बाहर जो आग थी वो बुझने लगी और उसकी बुझने की जो परछाई थी वो हमारे टेंट पे एक अजीब सी आकृति बना रही थी, जिसको देख के हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी, एक फुसफुसाहट। जाओ। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए और मैंने धीरे से फुसफुसा के पूछा, क्या तुम लोगों ने सुना? और सब ने सर हिलाया कि हाँ, हमने भी वो आवाज़ सुनी। सबके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए थे। टफ़ी की जो गुर्राहट थी वो डर भरी सिसकियों में बदल गई थी। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। नवेद जो कभी भी डरता नहीं था, उसके मुंह से अचानक से निकला, दोस्तों ये कोई जानवर तो नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं पहली बार मैंने नवेद की आंखों में वो डर देखा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। और फिर वो जो फुसफुसाहट थी, वो जो आवाज़ थी, वो और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी और जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, चले जाओ वापस यहाँ से, ये जंगल मेरा है, यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमको लग रहा था कि शायद अब हम इस जंगल से कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे। वो आवाज़ टेंट के चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। फिर साकिब ने डरते हुए कहा, यार ये वही आत्मा है जिसके बारे में ऊपर बूढ़े लोग हम लोग को बता रहे थे।
कई साल पहले एक गांव की औरत इसी झरने में डूब के मर गई थी और कहीं ना कहीं ये उसी की आत्मा है जो इस वक्त हमारे सामने आ गई है और ये पता नहीं हमसे क्या चाहती है। अचानक से हमारा टेंट बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे कोई इस टेंट को फाड़ देना चाहता हो और अंदर आना चाहता हो। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और चिल्लाने लगे और डर के मारे हमारी चीखें निकल गईं। फिर अचानक से एंट्री ली हमारे टफ़ी ने, जो कि भौंकता हुआ बहुत तेज़ी से गुर्राता हुआ उसी एंटिटी के ऊपर जैसे कूद गया हो। उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। लेकिन वो फुसफुसाहट और वो बड़बड़ाने की आवाज़ें बंद नहीं हुई थी। अभी भी जैसे टेंट के आसपास कोई बड़बड़ा रहा था, वापस चले जाओ, ये जगह मेरी है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये आवाज़ें सुन सुन के हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और हम ये सोच रहे थे कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्या बला है जो हमारे साथ लग गई है। और धीरे धीरे वो फुसफुसाहट चीखों में बदल गई, जैसे वो आत्मा अब चीख चीख के हम लोग से ये बात कह रही थी। वो चीखें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हम लोगों के कानों में दर्द होने लगा। ज़मीन जैसे वहाँ पे हिलने लगी थी और हवा इतनी भारी हो गई थी कि जैसे सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। हमें कुछ करना होगा, मैंने चिल्लाया। हम टेंट में बैठ के अपनी मौत का और खुद के मर जाने का इंतज़ार नहीं कर सकते। मैंने कहा हम सब साथ रहेंगे, टफ़ी हमारे साथ है और हमें इसका सामना करना होगा। तभी साकिब ने कहा, यार हम लोगों को उस आत्मा को शांत करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमसे नाराज़ है इस बात पे कि हम इस जगह पे आके कैंपिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अरशद इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, पर हम सब ने मिल के उसको भी इस चीज़ के लिए रेडी कर लिया। और तुरंत मतीन ने हमारा जो खाने पीने का जो पैकिंग थी उसमें से नमक का एक जो डब्बा था हम ले गए थे, उसको अपने हाथों में पकड़ लिया, क्योंकि उसने ये सुना था कि कहीं ना कहीं नमक आत्माओं को भगाने में काम आता है। नवेद जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था वो बोला कि यार मैं तैयार हूँ, जो होगा देख लिया जाएगा, चलो करते हैं ये। फिर हम टेंट से बाहर निकले अपनी अपनी टॉर्च लेके। टफ़ी हमारे साथ था। जंगल अब बिल्कुल शांत सा लग रहा था और सिर्फ झरने की आवाज़ ही आ रही थी, पर हवा में एक अजीब सा तनाव था। साकिब तालाब के पास बैठ गया और धीरे धीरे बोला, हमारा कोई भी बुरा इरादा नहीं है और हम इस जगह का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और हमको जाने दो। ये बात कहते हुए धीरे से साकिब ने कुछ खाने पीने का सामान वहीं तालाब के पास रख दिया, ये सोचते हुए कि शायद इससे उस आत्मा को शांति मिले और वो हम लोगों को परेशान ना करे। एक पल के लिए तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर अचानक से वही चीख सुनाई दी और ज़्यादा करीब से। अचानक से पेड़ों के बीच से एक आकृति निकली। वो एक औरत थी या फिर उसका भूत। उसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था और आंखें बिल्कुल खाली थीं, कपड़े बिल्कुल जैसे फटे हुए पुराने से, और वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हवा में तैर रही थी और उसकी नज़रें हम सब पे टिकी हुई थी, जैसे वो हम सबको घूर रही हो। टफ़ी धीरे धीरे गुर्रा रहा था, लेकिन टफ़ी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो हम लोग से आगे जा पाए। तुमने मेरी जगह को गंदा किया, वो औरत बहुत कस के चीखी। उसकी आवाज़ हमारे दिमाग में गूंज गई और पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे, जैसे कोई तूफ़ान आ रहा हो। तभी नवेद के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई और वो आगे बढ़ के बोला, हम जा रहे हैं, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी जगह को साफ़ भी कर देंगे और यहाँ नहीं रुकेंगे। तभी वो आत्मा नवेद की तरफ जैसे झपटी और नवेद ने उछल के खुद को बचाया और तभी मतीन ने उसके ऊपर नमक फेंका और वो आत्मा चीखते हुए पीछे की तरफ हटी। ये काम कर रहा है दोस्तों, मतीन ऐसे चिल्लाया। और तभी अरशद ने अपना चाकू हवा में लहराया उसको दूर रखने के लिए। साकिब लगातार प्रार्थना कर रहा था, वो ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रहा था कि जैसे तैसे करके भी हम इस जंगल से बाहर निकल जाएं। तभी अचानक से टफ़ी आत्मा की तरफ दौड़ा, बहुत तेज़ी से भौंकता हुआ। और हैरानी की बात तो ये थी कि आत्मा ने टफ़ी के ऊपर कोई हमला नहीं किया, और बल्कि वो तो उससे जैसे डर के पीछे को हट गई। साकिब ने कहा, दोस्तों ये आत्मा कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि अब तक जितना ज़्यादा वो एक्टिव थी, अब वो उतना ही ज़्यादा डर रही थी हम लोग के किसी भी एक्शन से। हमने तुरंत ही घेरा बनाया, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बस दुआओं का सिलसिला चालू हुआ। हमने हर चीज़ पढ़ डाली, आयतल कुर्सी का विर्द किया, सूरह बकरा पढ़ी और इस तरीके से वो सारी आयतें जिनसे इन सारी चीज़ों को, ऐसी एंटिटियों को एक ख़तरा होता है और उनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। हमने ये सारी दुआएं पढ़ी और ख़ुद पे दम कर ली। और वो जो आत्मा थी, उसकी जो आकृति थी वो धुंधली सी पड़ने लगी और उसकी चीखें निकलने लगी जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। और वो चीखते हुए बोली, मैं इस जगह को बस बचाना चाहती थी, क्योंकि जब आज से कई साल पहले मैं यहाँ पे घूमने ही आई थी, इस झरने को देखने ही आई थी,
तो मैंने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई थी। हर चीज़ को खाना पीना, हर चीज़ मैंने यहाँ पे फैला दिया था और उसी दिन इस झरने में गिरने से मेरी मौत हो गई थी। तब से जैसे एक श्राप था जो मेरे ऊपर लग गया। मैं इस जंगल को सुरक्षित रखने की एक मैंने कसम उठा ली और मेरी आत्मा यहीं कैद होकर रह गई। और आज भी अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे कैंपिंग करता है और गंदगी फैलाने की कोशिश करता है, मैं उसे नहीं छोड़ती। तब मैंने उस आत्मा से कहा कि देखो, हम हमेशा पर्यावरण का और जंगलों का ख्याल रखते हैं। हम अक्सर वहाँ घूमने जाया करते हैं और कभी भी गंदगी और कूड़ा और ये सारी चीज़ें हम नहीं फैलाते। तो इस चीज़ को सुनने के बाद जैसे वो आत्मा बिल्कुल से शांत हो गई और धुंधली होते होते धुएं की तरह कहीं गायब हो गई। जंगल बिल्कुल शांत हो गया और फिर हमारी जो आग बुझ गई थी वो पता नहीं कैसे अचानक से फिर से जल उठी और ठंडक जो बहुत ज़्यादा थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। हम थक कर बिल्कुल चूर हो गए थे, लेकिन खुशी की बात ये थी कि हम जिंदा थे। टफ़ी भी जैसे बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपनी पूँछ हिलाता हुआ हम लोग के आगे पीछे घूमने लगा। जैसे वो कह रहा हो हमने कर दिखाया। और उस रात हम सोए नहीं, बस टेंट के अंदर बैठे रहे और उस बारे में सोचते रहे। टफ़ी पूरी रात टेंट के पास पहरा देता रहा और जैसे ही सुबह हुई हमने जल्दी से जल्दी अपना टेंट बांधा और सारी चीज़ें समेटने के बाद और पैकिंग करने के बाद हम उस जंगल से वापस बाहर आ गए।